हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डोबाल ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत दीपमणिका बुक से लेसन 16। लेसन नेम है उपसर्गः। बच्चों, आपने उपसर्ग हिंदी में भी पढ़े हुए हैं, आपने इंग्लिश में भी उपसर्ग को पढ़ा हुआ है, सफिक्स जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आपको उपसर्ग अब संस्कृत में पढ़ने हैं। इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग को संस्कृत में कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्या मीनिंग है उपसर्ग का। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले उपसर्ग क्या होते हैं, किसे बोलते हैं उपसर्ग, और कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे हम इसको, ठीक है। तो बच्चों, डेफिनेशन क्या होगी उपसर्ग की। जो शब्दांश धातुओं अथवा शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। देखो, आपकी बुक में भी ये डेफिनेशन दी हुई है आपको। संस्कृत के कुछ ऐसे पद जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। अब यहाँ पर ऐसे क्यों बोला है कि जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। देखो, उपसर्ग जो होते हैं ना, उनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब वो किसी शब्द के आगे, जब किसी शब्दों के आगे हम उनको जोड़ देते हैं या किसी धातुओं के आगे हम उसको जोड़ देते हैं तो उनका एक अर्थ बन जाता है, और वो उस धातु का, उस शब्द का जो अर्थ होता है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जिन्हें शब्दों या धातुओं से पहले लगाने पर एक नए अर्थ का बोध होता है, और जिनको जब किसी शब्द के आगे, किसी भी शब्द के आगे या धातु के आगे जोड़ा जाता है और उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लगाने पर एक नए अर्थ का बोध होता है, मतलब मीनिंग, एक नया मीनिंग बन जाता है, और वही उपसर्ग कहलाते हैं। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो मैं आपको अच्छे से इनको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं इनको। आपको देखो यहाँ पर फर्स्ट जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, वो क्या है आपका, देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे गम धातु, ठीक है। तो गम धातु में देखो क्या किया गया है। यहाँ पर जो गम धातु है, ये देखो गम धातु का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। गम धातु का मतलब क्या होता है, जाना। जाना अर्थ में गम धातु को हम यूज करते हैं संस्कृत में, ठीक है। अब गम धातु के जो शब्द रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन, जैसे हम द्विवचन बहुवचन में कैसे यूज करते हैं, हम गच्छति गच्छता गच्छन्ति इस तरह से करते हैं ना हम यूज। तो यहाँ पर गम धातु के आगे उन्होंने क्या किया है, आ उपसर्ग जोड़ा है, कहीं पर अनु जोड़ा है, कहीं पर निर जोड़ा है, कहीं पर अव जोड़ा है। तो यहाँ पर गम धातु का मतलब जब हम जाना बोल रहे हैं, तो जब आ उपसर्ग को इसमें जोड़ा गया, आ उपसर्ग को गम धातु में जब जोड़ा गया तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो आना, इसका मतलब चेंज हो गया, और यही उपसर्ग होते हैं, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं उपसर्ग। जब गम का मतलब जाना है और आ उसमें जोड़ा, आ उपसर्ग को जोड़ा, तो उसका अर्थ चेंज हो गया, तो उसका अर्थ जाने से क्या हो गया, आना हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से चेंज होता है मीनिंग। अब यहाँ पर क्या बोला था कि इनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। अब देखो जैसे आ है, यहाँ पर आ, तो इसका वैसे अपने आप में कोई वैसा मीनिंग नहीं है ना, सिर्फ ये मात्रा है आ, ठीक है। अकारांत शब्द जैसे हम बोलते मात्रा है आ, लेकिन अगर हमने आ उपसर्ग को किसी भी शब्द या धातु के आगे लगाया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है, और यही उपसर्ग है। अब यहाँ पर देखो दूसरा है गम धातु में अनु उपसर्ग जोड़ा गया है, अनु, तो क्या मतलब हो गया, अनुगम, गम प्लस अनु, तो अनुगम, अनुगम मतलब क्या हो गया, पीछे जाना, अनुसरण करना, नकल करना, ठीक है। यहां पर गम धातु में निर को जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा, निर्गम, निकलना, ठीक है। ऐसे ही देखो गम धातु में अव को जोड़ा गया तो क्या मतलब हो गया इसका, अवगम, मतलब जानना, ठीक है। अगर हम गम सिर्फ धातु की बात करें तो धातु का मतलब क्या है, जाना, और जाने में अव को जोड़ दिया तो क्या हो गया, जानना। ऐसे ही गम धातु में निर जोड़ा तो क्या हो गया, निर्गम। गम धातु में अनु को जोड़ा तो क्या हो गया, अनुगम। गम धातु में आ को जोड़ा तो क्या हो गया, आगम, मतलब आना। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो धातु, यहाँ पर जो गम धातु दी हुई है, इनमें सारे के सारे जो उपसर्ग हमने जोड़े तो उससे उनका मीनिंग चेंज हो गया, अर्थ बदल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, यहाँ पर इनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है बालकः गृहं गच्छति। देखो बालकः गृहं गच्छति, बालक घर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, गम धातु का क्या लिखा हुआ है इन्होंने, गच्छति, ठीक है। गम धातु का प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, जब रूप चलेंगे तो कैसे होगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ठीक है। तो ये गच्छति देखो यहाँ पर ये, ठीक है। तो गच्छति, अब यहाँ पर इस गच्छति में इन्होंने क्या उपसर्ग जोड़ा, आ उपसर्ग जोड़ा। क्या जोड़ा हमने यहाँ पर, आ उपसर्ग जोड़ा, तो क्या बन जाएगा ये, देखो विनयः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति बन गया नहीं, देखो आ उपसर्ग गच्छति में तो क्या बन गया, आगच्छति। तो इस तरह से ये जोड़ते हैं इनको,
ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या मीनिंग हो गया, पहले हमने बोला बालकः गृहं गच्छति, बालक घर जाता है। अब दूसरा सेंटेंस में क्या चेंज हो गया, गच्छति पे गम धातु पे उन्होंने आ उपसर्ग जोड़ा, तो क्या बन गया, वो विनय विद्यालय से घर आता है। ठीक है, तो ये देखो गच्छति में आ जोड़ा उपसर्ग तो आगच्छति। ओके, ऐसे देखो सीता रामम अनुगच्छति, सीता राम के पीछे जाती है, अनुगच्छति। ठीक है, अनु मतलब अनुसरण करना। ठीक है, तो सीता राम के पीछे जाती है। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। सुरेंद्रः इदम विषयम अवगच्छति, सुरेंद्र इस विषय को जानता है। ओके, तो ये इस तरह से चेंज हो गए इनके मीनिंग उपसर्ग जोड़ने से। ओके बच्चों, अब देखो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भू धातु। अब भू धातु में भी यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। भू धातु में आपका जैसे यहाँ पर भू मतलब क्या होता है, होना। अब जैसे यहाँ पर जो भू धातु है उसमें जब हमने अनु उपसर्ग को जोड़ा तो क्या हो जाएगा, देखो अनुभवती, अनुभव करना। ठीक है, उद, यहाँ पर भू धातु में जब उद को जोड़ा तो क्या है, उद्भवती। भू में अभि जोड़ा तो अभिभवती, भू में अविर को जोड़ा तो अविर्भवती। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरे आपको जो आपको उपसर्ग दिए हुए तो सेंटेंसेस में यूज करके आपको दिखाए हुए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस बनाया हुआ वो क्या है, इदानीम तत्र किम भवति, इदानीम मतलब अब, तत्र मतलब वहां, किम मतलब क्या, भवति मतलब होता है, अब वहां क्या होता है। सेकंड में है रमा सुखम अनुभवती, रमा सुख का अनुभव करती है। अब देखो भवती भू धातु प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, भवती, तो क्या हो जाएगा, अनु को जोड़ के अनुभवती, रमा सुख का अनुभव करती है। सेकंड में है यमुना हिमालयात उद्भवती, उत प्लस भवती तो क्या हो जाएगा, उद्भवती, यमुना हिमालय से निकलती है। तो देखो यहाँ पर भी भवती के आगे उद उपसर्ग को जोड़ा गया तो क्या बन गया, उद्भवती। ऐसे ही रमेशः सेवकम अभिभवती, अभिभवती मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना, अपमान करना। रमेश सेवक का तिरस्कार करता है। ठीक है, सेकंड है लास्ट है यहाँ पर, ये देखो देवः स्वयं आविर्भवती, देव स्वयं प्रकट होता है। ठीक है, आविर्भवती मतलब प्रकट होना, तो देव स्वयं प्रकट होता है। ऐसे देखो नेक्स्ट आपको दिया है क्र धातु, क्र धातु दिया हुआ है, तो क्र मतलब होता है करना। और यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल के साथ कुछ सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्र धातु में अब उपसर्ग जोड़ा गया तो क्या हो गया, अब करोति। क्र धातु में अनु उपसर्ग जोड़ा गया तो क्या हो गया, अनुकरोति। ठीक है, क्र धातु में उपसर्ग जोड़ा गया तो क्या, उपकरोति। क्र धातु में अधि जोड़ा गया तो क्या हो गया, अधिकरोति मतलब अधिकार करना। ठीक है, तो ये इस तरह से हैं। यहाँ पर देखो ये सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, रामः शोभनम कार्य करोति, राम अच्छा कार्य करता है। ठीक है, शोभनम मतलब अच्छा। दुष्टः जनान अपकरोति, दुष्ट लोगों का अपकार करता है, अपमान करता है। ठीक है, बानरः देखो यहाँ पर करोति। ठीक है, क्र धातु का प्रथम पुरुष एक वचन करोति, करोति में अप को जोड़ा, अप उपसर्ग को जोड़ा तो क्या हो जाएगा, अप करोति। ऐसे ही देखो यहाँ पर बानरः बालकान अनुकरोति, जो बंदर है, बानर जो है वो बच्चों की नकल करता है। ठीक है, अनुकरोति। ठीक, तो अनुकरोति मतलब होता है अनुसरण करना, नकल करना। तो जो बंदर है, जो बानर है वो बच्चों का अनुसरण करता है। ठीक है, बच्चों की नकल करता है। सज्जनः जनान उपकरोति, सज्जन लोगों पर उपकार करते हैं। ठीक है, सज्जन जो होते हैं वो लोगों का उपकार करता है, लोगों पे उपकार करता है। निरपः राज्यम अधिकरोति, और जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, राज्य पर अधिकार करते हैं। ठीक है, राजा राज्य पर अधिकार करता है। ओके, तो बच्चों आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे उपसर्ग को हम संस्कृत में यूज करते हैं, कैसे धातु से पहले इनको, इन शब्दांशों को जोड़ा जाता है, इन उपसर्गों को जोड़ा जाता है और ये उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर अभ्यास कार्य है ये प्रथम, जो यहाँ पर आपको संप्रति लेख नियम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है स्थूलानि क्रियापदानि शुद्धानि कुरुत। यहाँ पर स्थूल का मतलब क्या है, देखो हाईलाइटेड वर्ड जो है सिर्फ आपने उनको शुद्ध करना है, वो अशुद्ध करके दिए हैं मतलब कुछ किसी और उसमें दिए हुए, आपको उनको सही ढंग से लिखना है। तो देखो यहाँ पर जैसे बालकः जनान अनुकरोति, ठीक है, तो ये बहुवचन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपको ये अनुकरोति जो है प्रथम उसमें दिया हुआ है, तो ये क्या करना है, आपने बहुवचन में चेंज करना है यहाँ पर ये भी। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे,
बालकः जनान अनुकुर्वन्ति। यहाँ पर आप सिर्फ ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, जो अनुकरोति है, सिर्फ ये चेंज करना है आपने। तो आपने सिर्फ ये चेंज करना है, अनुकुर्वन्ति चेंज करना है, आगच्छन्ति और प्रहरति, अनुभवामः और अनुभवन्ति। आप सिर्फ इनको यहाँ पर लिखेंगे, पूरा सेंटेंस आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है। बालकः जनान अनुकुर्वन्ति, नरः कार्याणि अनुकरोति। ओके, यहाँ पर ये वयम ग्रामात् आगच्छामः, सिंह मृगे प्रहरन्ति, आवाम सुखम अनुभवावः, सा किमर्थम दुखम अनुभवति। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने यहाँ पर लिखने हैं। ओके, सेकंड में भी देखो क्या बोला गया है आपको। सेकंड में भी आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसके आगे क्या करना है, निम्नलिखितेषु वाक्येषु इस्म विकिरणः योजित्वा लिखित। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसम शब्द को यहाँ पर, इसम विकिरण को यहाँ पर जोड़ना है। जो इसम विकिरण है उसको यहाँ पर जोड़ देना है। जैसे बालिका पाठम स्मृति, बालिका पाठ याद करती है, तो इसके आगे अगर इसमें जोड़ देंगे तो सेंटेंस पूरा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालिका पाठ स्मृति स्मा, बालिका पाठ याद करती थी। सा मधुरम गीतम गायती, वह मधुर गीत गाती है। सा मधुरम गीता गायती स्मा, मतलब वो मधुर गीत गाती थी। तो ये इस तरह से हर सेंटेंस के आगे आप क्या करोगे, इसमा वर्ड को जोड़ दोगे, इसमा विकिरण को जोड़ दोगे। ठीक है, बालिका पाठम स्मृति स्म, सा मधुरम गीता गायति स्म, ये इस तरह से। ते कार्य सम्यक रूपेण कुर्वन्ति, ते कार्य सम्यक रूपेण कुर्वन्ति स्म, तो कदापि आपणं न गच्छत स्म, सा द्वितीयेन मुखेन खिन्ना भवति स्म, तत्र एक सिंह वसति, तत्र एक सिंह वसति स्म। ये इस तरह से आपने कर देने हैं, सारे के सारे इस तरह से जोड़ देने हैं इसमें ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाषा बोधन से पहला क्वेश्चन जो है आपका, उदाहरणानुसारेण उपसर्ग क्रियापदम च पृथक कुरुत। यहाँ पर अनुसर्ग जो आपका जो उपसर्ग है उनको आपको अलग करना है क्रियापद से। ठीक है, तो जैसे अनुकरोति है, तो ये भी आपने अभी किए हैं ये सारे। ठीक है, तो अनुकरोति में कौन सा उपसर्ग, देखो अनु उपसर्ग है, करोति आपका क्रियापद हो गया। ऐसे आपतति में आपका उपसर्ग हो गया, पतति आपका क्रियापद हो गया। उद्भवति में उत आपका उपसर्ग हो गया और भवति आपका जो है क्या हो गया, क्रियापद हो गया। उपकरोति में उप आपका उपसर्ग है, करोति आपका क्रियापद है। ऐसे यहाँ पर देखो उपविशति है, तो उप आपका उपसर्ग हो गया, है ना, विशति आपका क्रियापद है। ऐसे अगच्छति में आ आपका उपसर्ग है, गच्छति आपका क्रियापद है। अनुसृत में अनुपसर्ग हो गया और यहाँ पर निर्गच्छति में निरुपसर्ग हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने यहाँ पर करने हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ से इनको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान लिखत, उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लिखिए। यहाँ पर पद उपसर्ग आपको ये दिए हुए हैं। ठीक है, उपसर्ग हमें लिखने हैं, यहाँ पर पद दिए हुए हैं, उपसर्ग लिखने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है अनुश्रत्य। तो अनुश्रत्य, श्रत्य में क्या जोड़ा हुआ है, देखो अनु, तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग अनु हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मान में अप जोड़ा हुआ है, तो उपसर्ग क्या है आपका, अप है। ऐसे देखो ग में, गम्य में अधि जोड़ा हुआ है, तो अधि उपसर्ग हो गया। निर्गत में, गत में निर जोड़ा हुआ है, तो निर आपका उपसर्ग हो गया। गच्छति में अव जोड़ा है, तो अव आपका उपसर्ग हो गया। प्राध्यापकः में प्र आपका उपसर्ग हो गया। तो ये इस तरह से यहाँ पर मैंने सारे नोट किए हुए हैं। आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो यहाँ से आप इसको फिल कर लीजिएगा और अच्छे से इनको याद करो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।